गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है स्कोर प्लस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने आपके लिए यानी कि स्कोर प्लस की टीम के द्वारा आप लोगों के लिए खास तौर से बीपीएससी ट्री और बीपीएससी पीटी 17th वाले जो बच्चे हैं इनके लिए साइंस का एक स्पेशल बैच आप लोगों के लिए लाया गया है। इस बैच की अगर बात करोगे इस बैच में आपको मिलने वाला क्या क्या है तो देखेंगे तो सबसे पहले ये जो बैच है आपका बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि बीपीएससी ट्री 3.0 एंड 4 के लिए स्पेशल डेडिकेटेड बैच है। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा और साथ ही साथ बीपीएससी 17वीं पीटी के लिए भी ये एक समर्पित बैच आप लोगों के लिए है। ठीक है, इस बात करेंगे इस बैच में हम आपको क्या क्या करवाने वाले हैं। इस बैच में हम आपको एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का, एससीईआरटी बुक्स क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का और एससीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का। ठीक है, ये सब के सवाल हम लोग आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चैप्टर वाइज हम आपको करवाएंगे। अगर बात करोगे कि फिजिक्स सर के द्वारा करवाया जाएगा, केमिस्ट्री जो हमारे द्वारा करवाया जाएगा और जो आपका मैम के द्वारा आपको बायोलॉजी करवाई जाएगी। क्लियर है हमारी बात यहाँ तक? चलिए देखते हैं कि ये जो सेशन है किन के लिए हेल्पफुल हो सकता है, लाभदायक होगा। देखिए 3.0 और 4.0 में चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, 9-10 की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 11-12 की तैयारी कर रहे हो, सभी बच्चों के लिए ये सेशन आपका लाभदायक होगा, इसकी गारंटी हमारी है। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाले के लिए हमने बता दिया, इसके लिए हम आपको क्लास 12 तक करवाएंगे। देखो ये जो हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का सवाल होगा, ये आपका जो है आपका 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10th वाले बच्चों के लिए होगा। पर जो हम 11-12 के सवाल जब लगाएंगे वो खास तौर से पीजीटी वाले बच्चों के लिए यानी कि 11th और 12th वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सेशन होगा। क्लियर है? चलिए, इसलिए आपको कहीं भी निराश होने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों का ये कमेंट आएगा सर आप 11-12 वाले जो पीजीटी का जो सिलेबस है उसको करवाइए। देखो भाई, हम साइंस आपको निश्चित तौर से इसका करवा देंगे। साइंस की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी, स्कोर प्लस टीम की जिम्मेदारी है। क्लियर है भैया? आ जाओ आगे देखते हैं हम लोग। 17वीं बीपीएससी के लिए भी हमने ये सेशन रखा है जिसमें आपको हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सवाल करवाने वाले हैं 6 से लेके 10वां स्टैंडर्ड तक का। और बीपीएससी का पीटी जो होता है, ठीक है, उसमें जो साइंस के सवाल हैं वो उतने टफ लेवल के नहीं होते। अगर आपने 6 से लेकर 10 तक के सवाल, अगर 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के सवालों को अच्छी तरीके से लगा लिया है, ठीक है, तो आपका निश्चित तौर से काम जो है ना वो हो जाएगा। क्लियर है बात मेरी यहाँ तक? आ जाओ। चलिए एक लेक्चर इसका आपका हो गया है, ठीक है, एक लेक्चर जो है आपका इसका हो गया था। अब हम लोग इसका लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमने पिछली वीडियोस को नहीं देखा था तो आप हमारे जाके देख सकते हैं। देखो चैप्टर 1 हमारा मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, ये हमारा चैप्टर 1 था क्लास 9th का, वो हमने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में। आप उसका देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हो। सेकेंड लेक्चर है हमारा ये खासतौर से बीपीएससी ट्री वाले बच्चों का सेकेंड लेक्चर क्लास 9th का, मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास कौन कौन सी शुद्ध वस्तुएं हैं उनके बारे में हमको देखना है। क्लियर है? आ जाओ शुरू करते हैं सवाल लगाना। हम लोग सवाल कह क्या रहा है पर ये पहला क्वेश्चन कि शुद्ध पदार्थों के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। शुद्ध पदार्थों के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है, ये आप लोगों को बताने की जरूरत है। देखते हैं सबसे पहले कौन बता पाता है।
बताइए आंसर क्या हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ जो कि प्योर सब्सटेंस होता है, एक ही प्रकार के एक सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल से कणों से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ये भी आपका जो है वो सही और सही बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि शुद्ध पदार्थों का संगठन जो होता है वो समान होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी मेरे को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। ठीक है, चलिए शुद्ध पदार्थ जो होगा यौगिक और मिश्रण नहीं हो सकता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक होता है, अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आता है। क्लियर है, मिश्रण नहीं हो सकता। ठीक है भाई, चलिए यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों का। आइए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। आ जाओ जी अगला क्वेश्चन, कि लोहे के बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए आंसर। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर्स को करेंगे। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखो लोहे में जंग क्यों लगता है इसको थोड़ा सा समझ लो, फिर इसका आंसर आप लोग करना। सबसे पहले देखिए जो लोहा है वो क्या है, हमारा एक तत्व है। आयरन हमारा एक तत्व है, बिल्कुल है जी। आगे आइए, देखिए क्या है कि वातावरण में बहुत सारी चीज, जैसे कि आपका देखोगे तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका ऑक्सीजन, उसके अलावा आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी, और कुछ मात्रा में जल वाष्प है। क्या है, कुछ मात्रा में जल वाष्प है। तो वो जो जल वाष्प है वातावरण में मौजूद, जो हमारा जल वाष्प है उस लोहे पर आकर क्या होता है, बैठता है। बैठने के बाद कुछ दिन बाद वहां पर क्या होता है, संक्षारण हो जाता है, केमिकल चेंजिंग हो जाता है। और केमिकल चेंजिंग के बाद वहां पे आप क्या होता है, ब्राउन कलर का एक पार्टिकल निकलता है, जिसको आप लोग देसी भाषा में जंग बोलते हो। क्या बोलते हो, जंग बोलते हो। इसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में संक्षारण कहा जाता है। और ये जो परिवर्तन होता है ये हमारा केमिकल चेंज होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, संक्षारण या भौतिक परिवर्तन गलत बात है, विलयन गलत बात है भाई, चलिए हटाइए। संक्षारण यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो सही और सही आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनता है। ठीक है, जंग किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के कारण ये आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का सी आएगा, सी वालों का बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारा केमिकल चेंज हो गया। तो केमिकल चेंज को थोड़ा सा देख लेते हैं, केमिकल चेंज क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन हो गया कि एक बार उसके आंतरिक गुणों में जो परिवर्तन हो गया है उसको हम दोबारा असली स्टेट में नहीं ला सकते। रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ कि उसके आंतरिक गुणों में जो परिवर्तन हो गया है उसको हम लोग फिर से असली अवस्था में, ओरिजिनल स्टेट में नहीं ले जा सकते। जैसे देखो, जैसे आपने क्या किया, पानी में चीनी मिला दिया है। ठीक है, उसको जब आप वाष्प बन के उड़ाएंगे तो चीनी क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसका आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो। लेकिन लोहे में एक बार जंग लग गया, कितना भी साफ कर दो क्या होगा, लोहे का असली रूप आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, असली रूप आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है भाई। अच्छा, जहां से आपको असली रूप मिलेगा भी तो क्या होगा, वो घिस जाएगा, यानी डायमेंशन कम गया। डायमेंशन कम गया ना भैया, तो असली रूप तो आपको नहीं मिला। आज हो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि सल्फर तथा कार्बन डाई सल्फाइड, सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण क्या है। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण क्या है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए जी क्या हो जाएगा।
आ जाइए आंसर की तरफ आते हैं। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का ये जो हमारा मिश्रण होता है, ये कौन सा मिश्रण है? ये हमारा समांगी मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग मार देंगे 3 आपका सही और सही आंसर होता है। अब देखिए समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण क्या होता है? एक होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, जैसे एक कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने क्या डाल दिया है? पानी डाल दिया, ठीक है। उस पानी में क्या करो आप? चीनी मिला दो, ठीक है। पानी में क्या करो? चीनी को मिला दो। उस चीनी को मिलाने के बाद जब उसका आप कहीं से भी पानी का में क्या करेंगे? चम्मच से पानी निकाले, सीप से निकाले पानी और क्या करें? उसको पिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको टेस्ट जो है वो एक समान आएगा, ठीक है। यानी जो अणु है वो एक समान मात्रा में सभी जगह घुल गए हैं। नमक में आपने क्या किया है? यहाँ पर चीनी मिला दिया है, ठीक है। क्या किया आपने? पानी में चीनी मिला दिया। तो पानी में जैसे ही चीनी मिलाओगे उसके बाद आप पियोगे, तो ऐसा थोड़े है कि ऊपर वाला लेयर होगा वहां पे ज्यादा मीठा होगा और कम वाले लेयर में कम मीठा होगा और बीच वाले लेयर में बिल्कुल मीठा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपको समान मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में आपको क्या मिलने वाला है? स्वीटनेस का टेस्ट मिलेगा, मिठास का टेस्ट मिलेगा। तो देखोगे कि वो पूरी तरीके से क्या हो गया? उसका अणु क्या है? एक दूसरे से अच्छी तरीके से घुल गया है, ठीक है। तो जहां से भी हम उठाएंगे अगर समान मात्रा में अणु मिल रहा है तो वो हमारा समांगी मिश्रण हो गया। और विसमांगी क्या होता है? जैसे ये यही एक जल था, इसी जल में हमने क्या किया? 10-20 पत्थर को डाल दिया, ठीक है। तो आप पत्थर को डाल दोगे तो ऊपर वाला से उठाओगे तो आपको सिर्फ पानी मिलेगा, नीचे में आपको क्या मिलेगा? पत्थर मिलेगा। यानी दोनों के जो मॉलिक्यूल्स है, दोनों के जो अणु है, वो आपस में पूरी तरीके से या फिर एक समान तरीके से नहीं मिले। तो कहने का मतलब अगर एक समान तरीके से अणु मिला हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर, जिसका एग्जांपल हमने दिया, आप चीनी को मिला दो पानी में, नमक मिला दो पानी में, ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। और ठीक है, दूसरा हो गया विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण क्या होता है कि जो उसके अणु हैं आपस में एक समान तौर पे नॉन यूनिफॉर्म मिले हुए हैं, वो यूनिफॉर्म तरीके से नहीं मिले हुए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का 4 जो है वो सही और सही आंसर आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्न में से किसको घोलने पर बनता है? टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, दिस सॉल्यूशन इज मेड ऑफ वाई। पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन को मिलाएंगे, वैसलीन में आयोडीन को मिलाएंगे, जल में आयोडीन को मिलाएंगे, या फिर अल्कोहल में आयोडीन को मिलाने वाले हैं। देखो टिंचर प्रॉपर्टी क्या होता है? एंटीसेप्टिक गुण। एंटीसेप्टिक गुण कहने का मतलब हो गया कि त्वचा जो है, त्वचा का हीलिंग करने के लिए, ठीक है, त्वचा का क्या करते हैं? उसको केयरिंग करने के लिए, देखभाल करने की जो गुण होता है उसको हम लोग एंटीसेप्टिक गुण कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे एंटीसेप्टिक क्रीम्स आते हैं, जिसको घाव हो गया, घाव में जो आप देसी भाषा में बोलते हो मलहम है, वो एक प्रकार का एंटीसेप्टिक क्रीम है। आप जो फेस मास्क देखते हो आता है, वो भी एक प्रकार का क्या है? एंटीसेप्टिक होता है। तो त्वचा का जो भरने की क्षमता है या फिर त्वचा की साफ सफाई की क्षमता हो, त्वचा को क्या करने की क्षमता हो, त्वचा को एक अच्छे स्टैंडर्ड में मेंटेन करने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक चीज का यूज करते हैं। उस एंटीसेप्टिक चीज में क्या होता है? आयोडीन मिलाया जाता है। तो आयोडीन किसके साथ मिलाया जाता है? आयोडीन के साथ उसमें क्या होता है? कुछ मात्रा में अल्कोहल भी होते हैं। क्या होता है? कुछ मात्रा में अल्कोहल होता है। इसका आपको हम बेसिक सा एग्जांपल देते हैं कि कभी कट जाता है, ठीक है, आप जहां पे कट छट हो जाता है, कट जाता है, फट जाता है, वहां पे क्या किया जाता है? आप डिटॉल से क्या करते हो? सफाई करते हो। पहले मलहम लगाने से पहले आप डिटॉल से सफाई करते हैं। उस डिटॉल में क्या होता है? थोड़ा बहुत अल्कोहलिक होता है। अल्कोहल क्या करता है? वहां का जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसको क्या करेगा? वहां से हटाएगा, और जो धूल कण है उसको भी क्या करेगा? हटाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके साथ आयोडीन को मिक्स करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4। अल्कोहल में आयोडीन आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 वो सही और सही आंसर हो जाएगा। टिंचर प्रॉपर्टी समझ में आ गया? एंटीसेप्टिक का बात हो रहा है। एंटीसेप्टिक अगर कहीं पूछ दे कि एंटीसेप्टिक किसके लिए यूज होता है, तो याद रखेंगे त्वचा की साफ सफाई से, घाव भरने में भी एंटीसेप्टिक चीज का यूज होता है, ठीक है, त्वचा के देखभाल में भी एंटीसेप्टिक चीज का यूज होता है। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा समांगी प्रकृति के हैं। समांगी यानी होमोजेनियस का बात हो रहा है। तो होमोजेनियस हमने क्या बताया है कि जो दोनों मिश्रण के जो अणु होंगे, मिश्रण के अणु अगर एक समान तरीके से मिले हुए हैं, लिख लो समांगी के बारे में, मिश्रण के अणु एक समान यानी कि एक समान तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से मिले हुए, यूनिफॉर्म तरीके से मिले, जिसका हमने एग्जांपल दिया था आपको, जल में चीनी मिला देना, जल में पानी मिला देना, ये क्या हो गया, ये आपका होमोजेनियस का एग्जांपल हो गया। अब देखो उसी जल में आप क्या मिला दो, कोई ऑयल मिला दो, ठीक है, उसी वाटर में आप किसी ऑयल को मिक्स कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आप जब उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको तेल पहले निकल जाएगा, पानी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, बाहर बच जाएगा, या उसके दोनों के जो अणु हैं एक समान तरीके से नहीं मिले रहेंगे, ठीक है, ये हो जाता है आपका। तो आइए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि निम्न में से कौन सा समांगी प्रकृति का है। तो सबसे पहले देखते हैं, बर्फ है यानी कि आइस, लकड़ी, मृदा और सॉइल, तो मिक्स करना है। 1 के साथ आप किसको मिक्स करो, 3 को, यानी बर्फ के साथ मृदा को मिक्स करो। क्या ये मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्म तरीके से आप इसको मिक्स नहीं कर सकते हैं, तो ये तो आपका ऑप्शन जो है गलत है। आगे ये देखिए, 2 के साथ 4 को, लकड़ी के साथ वायु को मिक्स करो, क्या ये यूनिफॉर्म है, बिल्कुल नहीं है, एक समान नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है कि 1 और 4 आइस के साथ आपने एयर को मिक्स किया, बिल्कुल आपका जो होगा वो सही और सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइस के साथ आपने किसको मिक्स किया है, एयर के साथ मिक्स किया है, ऑप्शन नंबर आपका 4, ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन के हैं, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज की बात यहां पर हो रही है कि भौतिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। किसी भी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, जो कि एक बार परिवर्तन होने के बाद क्या हो, वह अपनी ओरिजिनल स्टेट को, वास्तविक अवस्था को, मूल अवस्था को क्या करे, प्राप्त कर ले। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, आइस था, क्या था भैया, आइस यानी कि बर्फ था। बर्फ को जैसे ही आप क्या करेंगे, हीट देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा वाटर बन जाएगा, और इसी वाटर को क्या करो, फिर से फ्रीज में डाल दो जाके, तो ये क्या बन गया, आइस बन गया, ठीक है। देखिए ओरिजिनल स्टेट में भी आ गया, और दूसरी बात क्या हुआ कि इसके आंतरिक गुणों में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये आइस और ये आइस दोनों सेम ही आइस है, बिल्कुल, क्योंकि एक ही पानी से बना हुआ आइस है, तो इसका आंतरिक गुण जो होगा वो बिल्कुल आपको सेम मिला होगा। तो फिजिकल चेंज क्या होता है कि वो ओरिजिनल स्टेट को ही प्राप्त कर ले, और दूसरा कि उसके आंतरिक गुणों में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। अब देखिए, बताइए, भौतिक परिवर्तन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है हमसे कि लोहा धातु का पिघलाना, लोहे धातु को पिघलाना, कोई लौह मेटल है उसको आपने क्या किया है, मेल्ट करा दिया है, ठीक है। अब मेल्ट होने के बाद क्या करेंगे, उसको जब हम लोग क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो अपने असली स्टेट में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका एग्जांपल आप लोहार शॉप में देख सकते हो, लोहारगिरी शॉप में देख सकते हो। क्या करता है कि लोहे को क्या करता है, पहले वो मेल्ट करता है, क्या करता है, हीट करता है, फिर उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परावर्तित तो कर लिया, लेकिन लोहे का वो एल्युमिनियम तो नहीं बना गया, लोहे का चांदी तो नहीं बन गया, वो क्या हो गया, एक रूप से दूसरे रूप में चला गया है, ठीक है। दोबारा आप चाहें तो उसको गर्म करके आप फिर ओरिजिनल स्टेट में आप चाहें तो ला सकते हैं, तो ये तो आपका सही बात हो गया।
दूसरा देखिए, लोहे का जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है, ये तो गलत बात है। लोहे को मोड़ना, अब लोहे का छड़ था उसको सीधा कर दो या फिर मोड़ दो, उसके आंतरिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप अपने अपने पर्पस के हिसाब से क्या किया है, उसको आकार बदल दिया है, उसके अपने आंतरिक गुणों को चेंज नहीं किया है। तो ये भी आपका जो है, ये भी आपका फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। अब धातु का तार बना लीजिए, लोहा का तार बना लीजिए, क्या उसके आंतरिक गुण में चेंज होगा? नहीं होगा। अरे लोहा का तार को आप, लोहा है, लोहा का तार बना लीजिए, लोहे का ही गुण रहेगा ना, उसमें सोने का गुण तो नहीं है, उसमें चांदी का गुण तो नहीं है। यानी देखिए ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 आपको कहीं दिख रहा है? 1 2 3 गलत बात है। 1 2 4 गलत बात है। 2 3 4 गलत बात है। ऑप्शन नंबर 3 होगा भैया, ऑप्शन नंबर 3 सभी लोगों का आएगा कि 1 3 एंड 4 ये फिजिकल चेंज का। फिजिकल चेंज को हमने क्या बताया कि फिजिकल चेंज वह होता है जिस प्रक्रिया में आकार बदलता है पर उसका आंतरिक गुण ना बदलता हो। क्या है? आकार बदलता हो पर उसका आंतरिक गुण, इंटरनल प्रॉपर्टी जो है वो ना बदले, वो अपना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, लोहा में जंग लगना हो गया, यानी कि उसका आंतरिक गुणों में क्या हो जाए? चेंजिंग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? निम्न में से रासायनिक परिवर्तन जो है वो हमारा कौन सा है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? Which of the following are chemical changes? रासायनिक परिवर्तन हमसे पूछा है, यानी रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब हो गया चेंज इन इंटरनल प्रॉपर्टीज, आंतरिक गुणों में परिवर्तन। जैसे लोहे में जंग लगना, यहां से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। हम लिखते हैं पहले, मोमबत्ती का जलना। देखो, मोमबत्ती का जलना, और दूसरा है मोमबत्ती का पिघलना। दोनों में फर्क है। मोमबत्ती का पिघलना, देखोगा मोमबत्ती जो पिघल रहा है ना, ये है आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, मोमबत्ती जो आपका पिघल रहा है ये है आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। पर मोमबत्ती जो जल रहा है ये हमारा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हैं ये आपको पता लगाना है। तो देखते हैं क्या है। लकड़ी का क्षरण, डीकेइंग ऑफ वुड, ये तो होगा ही होगा। लकड़ी का दहन, ये भी होगा। लकड़ी को अगर आपने जला दिया उसके बाद जाके क्या मिलेगा आपको? राख मिलेगा। दैट मीन्स के आंतरिक गुणों में क्या हो गया है? चेंज हो गया है। उसके इंटरनल प्रॉपर्टी में आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। लकड़ी का चीरना, लकड़ी का चीरना यानी कि लकड़ी को आपने चीर तो दिया है, क्या उसके आंतरिक गुणों में कोई परिवर्तन हो गया? आकार में परिवर्तन हुआ है, उसके आंतरिक गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ। ध्यान देने की बात है। ठीक है, इसलिए आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। चलो, लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोक दो, और लकड़ी के टुकड़े में आप कील ठोक दीजिएगा तो आकार में परिवर्तन हुआ ना, उसके गुण में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो गुण में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो हमारा भौतिक परिवर्तन होगा, वो हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए क्या हो गया। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 किसमें दिख रहा है हमको? 1 एंड 4 गलत है, 2 एंड 3 गलत है, 3 एंड 4 भी गलत है। ऑप्शन नंबर ये हो गया 1 एंड 2। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1। चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार दो पदार्थ A तथा B अभिक्रिया कर तृतीय पदार्थ A2B बनाते हैं। ठीक है, क्या है? निम्न में से एक पदार्थ A और B जो है अभिक्रिया करके तृतीय पदार्थ आपको A2B बनाते हैं। अब देखिए, A प्लस B मिलकर अगर नए पदार्थ C का निर्माण कर दें, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। आगे आओ, अगर A B प्लस
सी डी मिलकर क्या बना दे, ए सी प्लस बी डी बना दे, ये हो गया हमारा बी डी होगा भाई, बी डी। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया बनी है ये द्विविस्थापन है, ये है हमारा द्विविस्थापन। अब देखिए क्या हो जाए, ए बी से टूटकर क्या बन जाए, ए प्लस बी बन जाए। ठीक है, ये हो गया आपका विखंडन, विखंडन अभिक्रिया है। देखिए तीनों हमने क्या लिखा, ए अगर बी मिलके यानी कि दो पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते वो हमारी संयोजन अभिक्रिया हो गई। दो पदार्थ क्या करते हैं, आपस में अगर विस्थापित करते नए यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं, वो आपका द्विविस्थापन हो गया। और अगर एक पदार्थ टूटकर अपघटित होकर दो नए पदार्थों का निर्माण कर दे, ये हमारा विखंडन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। तो अब सबसे पहले क्या है, ए और बी मिलकर ए टू बी मिला है, यानी ये हमारी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में जो है हमारा वो सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, सही नहीं चुनना था। देखो उत्पाद ए टू बी पदार्थ ए और बी के गुण को प्रदर्शित करते हैं, गलत बात है। ठीक है, जैसे देखो आपने क्या बना लिया है, H के साथ 2H के साथ आपने O मिला दिया, अब बना दिया आपने H2O। अब देखो तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हमारा H2O क्या है, जल है। तो क्या जल हमारा गैस के गुण को प्रदर्शित कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए, उत्पाद का सदैव एक निश्चित क्या होगा, संगठक होगा, बिल्कुल होगा। इस जल का जो कंपोनेंट होगा हमेशा वो समान होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है, चलिए अगला, इस पदार्थ का इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया सकता। क्यों नहीं भैया, इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, ये तो गलत स्टेटमेंट है। अगला देखो, इस प्रकार का बना पदार्थ एक तत्व है, गलत बात है। दो तत्वों के मेल से क्या होता है, यौगिकों का निर्माण होता है। दो तत्वों के मेल से यौगिकों का निर्माण होता है। अगर कल ये हमसे पूछ ले कि यौगिक और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है, कि कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि दो तत्व के मेल से यौगिक बनता है और दो तत्व के मेल से ही मिश्रण ही मिलता है। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि अगर एक निश्चित अनुपात है, दो तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, फिक्स रेशियो में किसी भी चीज को हम मिक्स कर रहे हैं तो वो हमारा यौगिक हो गया। और अगर रेशियो हमारा फिक्स नहीं है, जिधर मर्जी तिधर मिला दीजिए उसी दो तत्व को, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा मिश्रण बन जाता है। मिश्रण में हमारा अनुपात फिक्स नहीं होता है और यौगिक में हमारा अनुपात फिक्स होता है। यही एकमात्र डिफरेंस है मिश्रण और यौगिक में। ठीक है, तो ये क्या है कि इस पदार्थ का बना उत्पाद यौगिक के रूप में बिल्कुल हम करेंगे। अरे जल को जहां भी ले जाओगे, हाइड्रोजन का 2 अणु होगा, ऑक्सीजन का 1 अणु होगा, जो हमारा अनुपात है, प्रोपोर्शन जो है हमारा हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको गलत स्टेटमेंट का चुनाव करना था ना, तो 1, 3 एंड 4 कहां दिख रहा है, 1, 2, 3 गलत बात है, 2 वाला गलत हो गया, 2 वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 1, 3 एंड 4 आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, दो रासायनिक स्पेसीज एक्स और वाई आपस में संयुक्त होकर पी उत्पाद बनाती है, जिसमें से दोनों एक्स तथा वाई दोनों क्या है, उपस्थित है। अब देखिए x प्लस वाई मिलकर क्या बना दिया, पी बना दिया, यानी जो अभिक्रिया है ये हमारी संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है ना, अभी अभिक्रिया कौन सी बन गई, हमारी संयोजन अभिक्रिया बन गई। अब देखिए एक्स तथा वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। क्या इसको हम सिंपल केमिकल रिएक्शन के द्वारा तोड़ सकते हैं, ये बातें हमसे पूछी गई। निम्न में से कौन सा गुण जो है वो दर्शाता है कि एक्स वाई तथा पी के स्पेसीज के संदर्भ में जो है हमारा वो सत्य है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, P इज अ कंपाउंड, क्या ये हमारा यौगिक है, बिल्कुल है। दो तत्व को क्या किया है, हमने मिलाया है, तो दो तत्वों को मिलाया है, निश्चित अनुपात में मिलाया है, तो यौगिक का निर्माण होगा, ये बात बिल्कुल सही है। एक्स तथा वाई क्या है, एक यौगिक है।
क्या ये बात सही है? गलत बात है। x और y जो होगा ये क्या हो जाएगा? एलिमेंट होगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा एलिमेंट होगा, कंपाउंड नहीं होगा हमारा, ये एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिए, x तथा y तत्व है, आ गया ना, x और y एलिमेंट है, ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे देखो, P का एक निश्चित संघटक है, P हैज ए फिक्स कंपोजिशन, बिल्कुल सही बात है। अगर फिक्स कंपोजिशन नहीं होता तो ये कंपाउंड होता ही नहीं, ठीक है। अगर फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता तो ये कंपाउंड नहीं होता, ठीक है। तो देखो हमसे क्या बोला था, सही स्टेटमेंट चुनने को बोला था, तो 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4 किस में है? देखिए 1 2 3 2 3 4, 1 3 4, ऑप्शन नंबर आपका 4 में है भाई लोग। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही और सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है हमारी बात यहां तक आप लोगों को? चलिए आगे आइए। अच्छा, ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इससे आई क्लास हम लोग कल से कंटिन्यू करने वाला है। देखिए जहां तक हमने आपको बताया कि ये जो आपका स्पेशल सीरीज आया है ये किन किन बच्चों के लिए आया है, अगर बात करेंगे तो ये जो हमारा सीरीज है ये बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी 3.0 एंड 4.0 के लिए लाया गया है, और साथ ही साथ 70वीं बीपीएससी के लिए भी आपका सेशन होने वाला है, ठीक है। अगर बात करेंगे इस सेशन में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो हम आपको एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 से लेकर 10th तक के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 6 से लेकर 10th तक के, एससीईआरटी बुक्स और एग्जाम्पलर क्लास 6 से लेकर 10th तक के सवालों को हम लोग लगाने वाले हैं। ये जो सेशन आप देख रहे हो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का सवाल, ये किन किन बच्चों के लिए लाभदायक हो सकता है? 1 to 5 वालों के लिए, 6 to 8 वालों के लिए, 9 to 10 वालों के लिए सेशन जो है वो लाभदायक होगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ आपका बीपीएससी पीजीटी वालों के लिए, बच्चों के लिए भी आपके लिए यहाँ पर स्कोर प्लस प्लस की सेशन अवेलेबल है, जिसमें हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक्स और एग्जाम्पलर के सवाल हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। और ये जो सीरीज है आपको स्कोर प्लस पर मिलने वाला है। साथ ही साथ बीपीएससी 70वीं पीटी के लिए भी आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी के क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक स्टैंडर्ड तक के सवाल हम लोग लगाने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स आपको पीके साई सर के द्वारा करवाया जाएगा, केमिस्ट्री की क्लास जो है हमारे द्वारा करवाई जाएगी, और बायो की क्लास जो है मैम के द्वारा आप लोगों को करवाया जाएगा। क्लियर है हमारी बात यहाँ तक आप लोगों को? चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग कल इस क्लास को आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, जय हिंद।